Hello everyone. So today I am taking a very basic, very important, and we can say this case law is the foundation of the Companies Act. ठीक है, बहुत ही स्टार्टिंग में 19 का केस है ये। और 19 में ये डिसाइड हो गया था कि कॉरपोरेट की पर्सनालिटी अलग होती है और उसमें इस केस लॉ का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, तो ये केस लॉ हमें बहुत अच्छे से समझना है एंड ऑल्सो एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये केस लॉ हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। चलो देखते हैं। सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये केस लॉ से कॉरपोरेट पर्सनालिटी का जन्म हुआ है। जन्म हुआ है का क्या मतलब है? मतलब ये केस लॉ एक लैंडमार्क केस है, एक फाउंडेशन केस है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। जब ये जजेस ने मेंशन किया और रिकग्नाइज किया कि कंपनी की पर्सनालिटी उसके मेंबर से अलग क्यों होती है और अलग ही होती है और आगे रहेगी। इसके बेसिस पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप्स जो है वो कंपनी बन पाए, कंपनी बनने के क्या बेनिफिट्स है, तो ये सारी चीज़ें इसी केस लॉ से डिसाइड हुई है। ठीक है, चलिए, तो क्या है ये केस लॉ? देखिए क्या है ना कि यूके में एक बिजनेसमैन था, उसका नाम था एरन सेलमन। सेलमन इज द सरनेम और जो मेन नेम था वो एरन था। ठीक है, तो एरन का एक बूट्स का बिजनेस था जो वो सक्सेसफुली रन कर रहा था एज अ सोल प्रोप्राइटर इन लंदन इन 19th सेंचुरी। ठीक है, इन लेट 19th। तो उसने क्या किया कि उसने प्रोप्राइटर ने सोचा कि लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू अ कंपनी। ठीक है, ये उसने एक स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन किया अपने बिजनेस का, सीकिंग की उसने मैं अपने बिजनेस को थोड़ा बड़ा करूंगा, उसको कॉर्पोरेट पर्सनालिटी मिल जाएगी। तो ये सब सोच के उसने अपने बिजनेस को नॉर्मली जैसे इसको बोले तो क्या, उसकी बूट की दुकान थी। ठीक है, जिसमें वो बूट्स बेचता था एंड इट वाज अ सक्सेसफुल दुकान, काफ़ी अच्छा उसका बिजनेस चल रहा था। एक दिन 1892 में उसने सोचा लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू अ कंपनी। तो कंपनी बनाने के लिए उसने क्या किया, मोस्टली शेयर्स उसके पास ही थे, उसी का बिजनेस था। ठीक है, कैसे उसने कन्वर्ट किया वो भी देखेंगे हम। और उसने इन्वॉल्व किया अपने फैमिली मेंबर्स को और हर फैमिली मेंबर को एक एक शेयर दे दिया और बाकी के सारे मेजर शेयर होल्डर जो था वो एरन सेलमन ही था। ठीक है, नाउ क्या हुआ, उसने अपने बिजनेस की वैल्यूएशन करवाई और वैल्यूएशन के बेसिस पे उसने 20,001 शेयर उसने खुद के पास रखा। ठीक है, ये एरन सेलमन के पास था। बाकी के 6 शेयर्स, क्योंकि एक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए आपको 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट कंपनी करनी पूरी होती है, इसलिए उसने 6 फैमिली मेंबर लिए और हर फैमिली मेंबर को एक एक शेयर जो है वो अलॉट कर दिया। ठीक है, सो फॉर मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसके बाद में क्या हुआ, द बिजनेस ट्रांसफर एंड फाइनेंशियल सेटअप। ये उसने कैसे किया, उसने अपने बिजनेस का वैल्यूएशन किया। सेलमन वैल्यूड एंड सोल्ड हिज प्रोप्राइटरशिप टू द न्यूली फॉर्म्ड कंपनी। ठीक है, अब क्योंकि कंपनी की अलग पर्सनैलिटी है तो उसने अपना बिजनेस जो वो प्रोप्राइटरशिप को रन कर रहा था, वो प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस जो है वो कंपनी को सोल्ड ऑफ किया। उसका वैल्यूएशन निकल के आया 39,000 पाउंड्स। ठीक है, सम दैट वुड लेटर स्क्रूटिनाइज्ड इन द कोर्ट, मतलब कोर्ट में भी स्क्रूटिनाइज होगा कि उसने सही वैल्यूएशन लगाई है कि नहीं लगाई है। अब ये 39,000 पाउंड का जब हमने कंपनी को सेल ऑफ किया तो कंपनी भी तो पेमेंट करेगी उसका। अब कंपनी ने उस चीज़ का पेमेंट कैसे किया, उसने पेमेंट किया 10,000 पाउंड्स तो उसने दिए डिबेंचर्स। ठीक है, नाउ दीज वर फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज का क्या मतलब हुआ, फ्लोटिंग चार्ज का मतलब है कि उसने उसका एसेट्स में चार्ज था, उसके जो डिबेंचर्स थे उनका पेमेंट एसेट से होएगा। अब फिक्स्ड और फ्लोटिंग का मैं आपको क्विकली बता देती हूँ। फिक्स्ड का क्या मतलब होता है, फिक्स्ड चार्ज का मतलब है कि जब भी कंपनी की कोई एसेट है जिस पे फिक्स्ड चार्ज है तो वो एसेट कंपनी सेल ऑफ नहीं कर सकती है, उसको रिप्लेस नहीं कर सकती है अनटिल अनलेस जिसका चार्ज है उसको हम इन्फॉर्म ना कर दे, उसकी एसेंट ना हो। और फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है कि कंपनी के एसेट चेंज होती रह सकती है। जैसे स्टॉक है तो अगर स्टॉक के ऊपर चार्ज है तो स्टॉक तो चेंज होगा ही, स्टॉक तो हम सेल करेंगे, परचेज करेंगे, वापस बनाएंगे, तो ये सब होगा। ठीक है, तो फ्लोटिंग चार्ज का मतलब है कि एसेट हम रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, लेकिन वो सिक्योर्ड रहेगी फॉर पेमेंट ऑफ दोज डिबेंचर्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ज़्यादा डीप में हम यहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि नीड भी नहीं है। ठीक है, बाकी सारे 20,000 पाउंड्स उसे मिले फुल्ली पेड शेयर्स, मतलब उसको और कुछ पेमेंट नहीं करना था, पूरा फुल्ली पेमेंट मिला उसको। और बाकी का उसे मिला
कैश में, ठीक है। तो 10,000 पाउंड हो गया हमारा डिबेंचर में, 20,000 पाउंड हमारा हो गया शेयर्स में, और बाकी का 9,000 पाउंड, क्योंकि हमें 39,000 पाउंड का पेमेंट करना है, तो बाकी का 9,000 पाउंड जो है वो कैश में पेमेंट हो गया। सब कुछ सही चल रहा था, इस तरीके से कंपनी बन गई। फाइनेंशियल ट्रबल आई, ठीक है, एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आया जहाँ पे सारे ही बिजनेस कभी कभी ठीक से नहीं चलते हैं। तो इसमें सैलमन की कोई गलती नहीं थी, एरन की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि इकोनॉमी ही क्रैश हो रही थी तो उसका बिजनेस भी क्रैश हुआ, ठीक है। अब जब उसका बिजनेस क्रैश हुआ, जब उसका बिजनेस बंद हो रहा था, तो ऑब्वियसली जो और क्रेडिटर्स थे, जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे, उनको पेमेंट करने से पहले कंपनी ने एरन को पेमेंट किया, क्योंकि एरन के डिबेंचर्स सिक्योर थे। तो जो एक पेमेंट का हायरार्की होती है ना, कि हम जब भी बिजनेस बंद करते हैं तो एसेट सेल ऑफ करते हैं, एसेट सेल ऑफ करके जो भी हमारे पास पैसा आता है उससे हम अपने क्रेडिटर्स को चुकाते हैं, जो भी हमारी लाइबिलिटीज होती है उनको पे ऑफ करते हैं। उसमें एरन सबसे पहले उसको पे ऑफ किया गया, क्योंकि उसके डिबेंचर सिक्योर्ड थे, उसके डिबेंचर्स का फ्लोटिंग चार्ज था कंपनी के एसेट्स पे, और उसके बाद में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट किया गया। अब ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट क्या फुल्ली नहीं हो पाया, जितना भी पेमेंट आया उतना ही हो पाया, ठीक है। अब यहाँ पे इशू क्या है, ये तो हमने पोजीशन समझ ली कि क्या पोजीशन थी। अब यहाँ पे इशू ये था कि क्रेडिटर्स जो थे, क्रेडिटर्स ने बोला कि क्योंकि बिजनेस तो एरन का था, तो एरन को पहले हमें पेमेंट करना चाहिए था, उसका पहले कैसे एसेट्स पे चार्ज हो सकता है। तो क्रेडिटर सेट कि प्रैक्टिकली ये बिजनेस एरन का ही है और एरन शुड पे अस, तो उसे कंपनी का वो शैम नहीं लेना चाहिए, ही इज क्रिएटिंग ए शैम। ये आर्ग्यूमेंट था क्रेडिटर्स का। आगे कोर्ट में क्या वो अभी हमें देखना है, पर अभी हम पार्टीज को समझ रहे हैं कि एक प्रोपराइटर था, प्रोपराइटर ने अपना बिजनेस कंपनी में कन्वर्ट कर लिया, उसने सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करी, 7 मेंबर्स थे, उसने बिजनेस को प्रॉपरली सेल ऑफ किया और उसके एवज में पेमेंट लिया। ये सब चीज़ें प्रॉपरली हुई हैं लीगल तरीके से, ठीक है। अब जब बिजनेस जो है वो बंद हो रहा था, जब लॉस में गया, तो उसको एसेट्स को सेल करके सबसे पहले, क्योंकि एरन सिक्योर्ड था, एरन सैलमन के डिबेंचर सिक्योर्ड थे, उनका पेमेंट हुआ है। शेयर्स की बात नहीं कर रही हूँ, डिबेंचर्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि डिबेंचर सिक्योर्ड थे, डिबेंचर एक लाइबिलिटी की तरह हम उसको देखते, तो वो लाइबिलिटी का पेमेंट पहले हुआ, उसके बाद में बाकी क्रेडिटर्स को पैसा मिला। वो पैसा उनको पूरा नहीं मिल पाया, जितनी भी उनकी लाइबिलिटी थी उसको पूरा फुलफिल नहीं कर पाया। अब यहाँ पे केस कौन कर रहा है, यहाँ पे केस हो रहा है क्रेडिटर्स की तरफ से, ठीक है। फ्यूरियस अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड द लिक्विडेटर चैलेंज द अरेंजमेंट, आर्ग्यूइंग द कंपनी वॉज मियरली ए शैम। शैम मतलब कंपनी जो है सिर्फ एक दिखावा थी, सिर्फ एक छलावा थी, ठीक है। एन एक्सटेंशन ऑफ सैलमन हिमसेल्फ, मतलब सैलमन ही था, सैलमन ही बिजनेस रन कर रहा था। ये कौन आर्ग्यू कर रहा है, ये क्रेडिटर्स आर्ग्यू कर रहे हैं। देन ए जेन्युइन सेपरेट एंटिटी, और वो एक जेन्युइन सेपरेट एंटिटी नहीं थी, ऐसा क्रेडिटर्स ने बोला। दे कंटेंडेड सैलमन शुड बी हेल्ड पर्सनली लाइबल फॉर ऑल द कंपनी डेट्स बियॉन्ड हिज इन्वेस्टमेंट, मतलब सैलमन जो है वो पर्सनली लाइबल होना चाहिए कंपनी की भी जो भी डेट्स है उनके लिए, जितना भी उसका इन्वेस्टमेंट है उसके अलावा, ठीक है। नाउ अब कोर्ट में हमारा केस जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे डिसीजन होगा कि क्या है और क्या नहीं है। द कोर्ट ऑफ अपील्स व्यू, मतलब जो अपील कर रहा है उसका क्या व्यू था, जो हम अभी देख चुके हैं, दैट द कंपनी इज अ मिथ, बट the court of appeal even ruled that Salman and company was essentially acting as a Salman. court of appeal क्या है, ये लोअर कोर्ट है जिसने ये डिसाइड कर दिया था कि जो है सैलमन वो पर्सनली लाइबल है। लेकिन जब केस जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गया तो वहाँ पे इसका यूनानिमस रिवर्सल किया, ठीक है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जो बुक्स में नॉर्मली आपकी नहीं है, कि जो लोअर कोर्ट है उसने ये मान लिया था कि सैलमन ही बिजनेस रन कर रहा है और कंपनी एक शैम है और सैलमन को पर्सनली लाइबल होना चाहिए। बट जब हायर कोर्ट में गया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गया, लंदन के उस कोर्ट में गया, लंदन के कोर्ट को
जो हायर कोर्ट है उसको हाउस ऑफ लॉर्ड बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये कीवर्ड है जो मैं चाहती हूँ कि आपको याद रहे। तो जब ये इतना डिस्क्रिप्शन याद रहेगा ना आपको, तो हाउस ऑफ लॉर्ड आपको अपने आप क्लिक करेगा, जो आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, इट्स नॉट समथिंग टू रटाफिकेशन, ठीक है। तो जो लंदन की कोर्ट्स होती है, हाई कोर्ट्स, उनको हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं। ये वर्ड आपको एग्जाम में लिख कर आना है इफ़ यू कैन, ठीक है। अगर आपको याद रहे तो आप ये लिख कर आ सकते हो, इट लीव्स अ गुड इंप्रेशन। नाउ वहां पे इसका यूनानिमस रिवर्सल हुआ, सेइंग दैट affirmed that Salomon and Company was a separate legal entity completely distinct from Aaron Salomon। जो Salomon and Company है वो completely distinct है और Aaron Salomon से एकदम अलग है। Aaron Salomon is an individual and the company is a legal entity in the eyes of law। ये डिसाइड हुआ है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, ठीक है। नाउ इसमें कौन कौन से 3 प्रिंसिपल डिसाइड हुए जहां पे एरन सेलेमन को प्रोटेक्ट किया गया, कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी का दर्जा दिया गया। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो देखो आपकी बुक्स में ये केस लॉ यूज़ किया गया है मेनली कॉरपोरेट व्हील थियोरी में, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें लिख के आना ही है, ये कॉरपोरेट व्हील थियोरी पे अगर क्वेश्चन आएगा तो हमें सेलेमन वर्सेस सेलेमन बताना है, उस पर कम से कम 5-6 लाइनें हमें लिखनी है एक्सप्लेन करते हुए कि क्या केस लॉ था और क्या डिसाइड हुआ, ठीक है। और कहाँ कहाँ हम इसको लिख सकते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स इस केस लॉ ने हमें दिए हैं। दैट द कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो अगर आप सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हो, यू कैन यूज दिस केस लॉ, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोटेक्टेड, जो शेयर होल्डर है उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। अब क्योंकि एरन के पास शेयर्स भी थे, वो उसको जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उसको एक तरीके से ओनर ऑफ द कंपनी बोलते हैं, बट उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। कहाँ तक? जहाँ तक कि उनका अमाउंट अनपेड है। अब क्योंकि एरन को वैसे भी फुल्ली पेड शेयर्स मिले थे, तो उसका कोई भी लाइबिलिटी वैसे बनता नहीं था। तो लिमिटेड लाइबिलिटी भी यहाँ पे बताई गई है। एंड नो पर्सनल लाइबिलिटी। तो किसी भी केस में कुछ एक्सेप्शंस हम देखेंगे, वो होता है जब फ्रॉड होता है या एनिमी कंपनी है। तो अगर वो स्पेसिफिक सिचुएशंस नहीं है, तो जस्ट फॉर द सिनेरियो की कंपनी लॉस में चली गई है, मेंबर्स की या शेयर होल्डर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं आएगी। कोई भी किसी भी केस में पर्सनल लाइबिलिटी नहीं आएगी इफ द बिजनेस इज रनिंग अंडर अ कंपनी और बाकी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज भी कंप्लीटेड है, तो ठीक है। नाउ दिस प्रिंसिपल दैट अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एस्टेब्लिश्ड वंस एंड फॉर ऑल इन इंग्लिश लॉ। मतलब जब ये डिसाइड हुआ था ना 19वीं शताब्दी में, उसके बाद में ये केस लॉ अकेला खड़ा है इस प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसके बाद में ये हंड्रेड्स ऑफ केसेस में मोर देन 100 ईयर्स के लिए आज भी यूज होता है, ठीक है। द प्रिंसिपल एस्टेब्लिश, सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी का प्रिंसिपल एस्टेब्लिश हुआ, वहीं से कॉरपोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट आया है। यहाँ पे क्या क्या राइट्स एस्टेब्लिश हुए हैं कि कंपनी के पास में, ये अगर कंपनी है तो इसके पास में अपने खुद के राइट्स हैं, खुद की लाइबिलिटीज़ हैं, मेंबर्स का कोई भी इसमें रोल नहीं है, कंपनी को अलग से शू कर सकते हैं, कंपनी भी किसी के ऊपर अपने आप शू कर सकती है, और इसकी एक अलग डिस्टिंक्ट आईडी, इंडिपेंडेंट आईडी है अपार्ट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स, ठीक है। नाउ वाई सेलेमन वर्सेस सेलेमन मैटर्स टुडे। आज क्या इम्पैक्ट है सेलेमन वर्सेस सेलेमन का, जो लगभग 130 साल पहले जो है ना ये केस लॉ हुआ था 1895 में, 1895 में। कितना पुराना है ना ये केस लॉ। तो इस केस लॉ की वजह से आज भी एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज किया जाता है, ठीक है। प्रोप्राइटरशिप एंड कंपनी में क्या डिफरेंस हो गया, आज हम अपना बिजनेस खुद भी कर सकते हैं। अब एंटरप्रेन्योरशिप मोस्टली से सपोज मैं आपको ऑफ दी बुक्स ये चीज़ बताती हूँ, जैसे मान लो आप सीए बन जाते हो, देन यू वांट टू डू बिजनेस, क्योंकि आपके पास इतना नॉलेज हो जाता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ जॉब करना आपका पाथ नहीं है, आप बिजनेस भी कर सकते हो उस नॉलेज के साथ में। यू विल बी अ बेटर एंटरप्रेन्योर देन। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप अपना कैपिटल लगा रहे हो, तो अगर आप उसे एज अ कंपनी रजिस्टर करते हो ना, तो इट गिव्स यू अ सिक्योरिटी कि आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होगी। अगर आप प्रोप्राइटरशिप में करते हो तब तो आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, जो भी क्रेडिटर्स हैं वो आपके क्रेडिटर्स हैं, जो भी लाइबिलिटी है वो आपकी लाइबिलिटी, आपकी पर्सनल लाइबिलिटी। लेकिन
अगर आप बिजनेस एक कंपनी के अंडर करते हो, देन यू हैव द सेपरेट आइडेंटिटी, योर कंपनी हैज़ अ सेपरेट आइडेंटिटी, और कंपनी कल को फेल होती है बिजनेस जेन्युइनली, नॉट फ्रॉड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रॉड्स और कि आप उसके कोई और मीनिंग लगाए। आप जेन्युइनली अगर उसमें कोई रिस्क है तो वो कंपनी का रिस्क है, मतलब जो एंटरप्रेन्योर है उसका रिस्क कम हो जाता है। तो ये एनकरेज करती है एंटरप्रेन्योरशिप को। बैलेंसिंग प्रोटेक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी, अब दोनों चीज है। कंपनी बनाने का मतलब ये नहीं कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी और प्रोटेक्शन भी रहेगा, तो दोनों चीज़ों को बैलेंस कर देता है। एंड पियर्सिंग द कॉर्पोरेट व्हील, जिसके बारे में हम अभी अगले वीडियो में बात करेंगे। कॉर्पोरेट व्हील को ऐसा नहीं है कि पियर्स नहीं किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आप उसका अनड्यू एडवांटेज ले लें कंपनी बनाकर, तो कभी कभी उस व्हील को हटाया भी जा सकता है, लेकिन उसकी स्पेसिफिक सिचुएशन है जो हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट एंड लेगेसी, ये केस लॉ सबसे पहले तो 130 सालों से लगभग यूज़ किया जा रहा है केसेस में। 1897 में से इसको साइट किया जा रहा है, 1895 का ये केस लॉ है, ठीक है। तो आज 2025 चल रहा है, तो 130 साल इस केस लॉ को हो चुके हैं। 1000 से ज़्यादा केसेस में इसको रेफर किया जा चुका है। जैसे केस लॉज में क्या होता है ना, जैसे सेम मैटर अगर आप किसी और कंपनी के सामने आया तो आप इस केस लॉ का रेफरेंस दे सकते हैं कि देखिए सर, वहाँ उस केस लॉ में भी ये डिसाइड हुआ था, ठीक है। एंड ऑल्सो दिस केस लॉ हैज़ इम्पैक्ट ओवर कंट्रीज, मतलब हमारे इंडिया में भी इसको साइट किया जाता है। केस लॉ है लंदन का, लेकिन यहाँ पे भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो कॉमनवेल्थ नेशंस में जो भी नेशंस इंक्लूडेड है और उससे भी बियॉन्ड केस लॉज में ये यूज़ किया जाता है फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। कॉर्पोरेट व्हील थियरी, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, तो इन सब प्रिंसिपल्स में ये इस केस लॉ का जो है वो यूज़ किया जाता है। सो कंक्लूजन, सेलमन वर्सेस सेलमन, आई थिंक you have had enough knowledge to write this case law। 1897 में डिसाइड हुआ था। तो आपको क्या क्या की वर्ड्स है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो सेलमन वर्सेस सेलमन कंपनी लिमिटेड, इट वाज अ कंपनी लिमिटेड। लंदन का केस लॉ है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इसको डिसाइड किया था। 1897 में ये केस लॉ डिसाइड हुआ है। 1000 से ज़्यादा केस लॉज में रेफर हो चुका है। ये 130 ईयर्स पुराना केस लॉ है, तो आप उसको वैसे भी याद रख सकते हैं। एंड इसकी एक समरी अच्छी सी हम लिख सकते हैं, जो 4-5 लाइनें जो है ना वो हम अच्छी सी लिख सकते हैं कि सेलमन वर्सेस सेलमन में भी कंपनी की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी को हाईलाइट किया गया है। जहाँ पे जो सेलमन था उसके पास जो मेजर शेयर होल्डर था, बाकी के 6 मेंबर जो उसके फैमिली मेंबर्स थे सबके पास एक एक शेयर था। सेलमन ऑल्सो हैड 10,000 पाउंड्स ऑफ डिबेंचर्स विद हिम, जो कि फ्लोटिंग चार्ज से सिक्योर्ड थे, ठीक है। अब जो क्रेडिटर्स का इशू था वो ये था कि उसके डिबेंचर्स का पेमेंट पहले नहीं होना चाहिए, पहले हमारा पेमेंट होना चाहिए, क्योंकि एरन सेलमन ही एक्चुअली बिजनेस रन कर रहा था, जिसको लोअर कोर्ट्स ने अलाउ कर दिया। लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जो है वो इस पूरे मैटर को रिवर्स किया और ये जो कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट व्हील का, इसको इस्टेब्लिश किया। तो अगर आप ये वाली 3-4 लाइनें लिख के आते हैं तो एग्जामिनर विल बी इम्प्रेस्ड, ठीक है। सो hope you had a good time and good learning. Do follow me, do subscribe me and like the video, and do tell me in comment section whether you will be wanting more such case laws. Thank you.